हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे स्टील के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपका प्रिपरेशन को रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो है, द स्ट्रक्चरल स्टील स्टैंडर्ड क्वालिटी शैल कॉन्फर्म टू। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, हमने जो फ्री क्लास डेमो क्लास की थी उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस की थी। तो स्ट्रक्चरल स्टील जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है वो आपका IS 226 के बेसिस पे किया जाता है और स्ट्रक्चरल स्टील को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इन अ सिचुएशन वेयर टॉर्शन इज डोमिनेंट द डिजायरेबल सेक्शन, तो जहाँ पे आपका टॉर्शन डोमिनेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पे डिजायरेबल सेक्शन हम कौन सा यूज करेंगे? बॉक्स टाइप सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील इन प्लास्टिक रेंज। तो प्लास्टिक रेंज में आपका पॉइजन्स रेशियो होता है 0.5 और इलास्टिक रेंज में आपका पॉइजन्स रेशियो होता है 0.3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, आपको इंफॉर्मेशन याद रखना है। ठीक है, चलिए, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड एंड लाइव लोड फॉर अ रूफ ट्रास एज पर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो देखिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आपका जो डेड लोड और लाइव लोड के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है वो आपका है 1 एंड 1, दोनों के लिए 1 है। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना है। ठीक है, पूरा जो टेबल है IS 800 में दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है सारी की सारी चीज़ों को लिए, डेड लोड, लाइव लोड, विंड या फिर अर्थक्वेक, दोनों को तो एक साथ आप कंसिडर नहीं कर सकते, अलग अलग, या तो आप विंड लीजिए या तो अर्थक्वेक लीजिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइडियल स्टील मेंबर टू विथस्टैंड एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। तो देखिए टॉर्शन के लिए आइडियल सेक्शन कौन सा है ये हमने डिस्कस की है। अब एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स के लिए आइडियल सेक्शन है आपका सर्कुलर हॉलो सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस द मोस्ट सूटेड बोल्ट। तो सबसे सूटेड बोल्ट कौन सा है स्ट्रेस रिवर्सल के लिए? ये आपका है HSFG, यानी कि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो ये जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स होते हैं ये मेनली फ्रिक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, और ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज डिस्टेंस ऑफ बोल्टेड जॉइंट फॉर मशीन कट एजेस। तो देखिए बोल्टेड जॉइंट्स के लिए, मशीन कट एजेस के लिए मिनिमम एज डिस्टेंस कितना है? वो आपका है 1.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। और आपका जो है मतलब जो हैंड फ्लेम एजेस के लिए कितना है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो जितने आगे बढ़ेंगे हम रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बताती रहूंगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप या तो सर्च कर लीजिए या फिर पूछ लीजिए, मैं कमेंट में ही आंसर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए, द मैक्सिमम पिच ऑफ बोल्स फॉर ए कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड। तो मैक्सिमम पिच कितना होता है? ये आपका हो जाता है 20 और 200 mm whichever is less। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए ये आपका 20 और 200 mm whichever is less है। अब आपको दोनों चीज याद रखना है, वो आपका टेंशन मेंबर के लिए कितना है मैक्सिमम पिच बोल्ट्स में, और टैकिंग बोल्ट्स के लिए कंप्रेशन और टेंशन दोनों में आपका जो पिच है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट किया गया है आपका EAC पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि SSC जेईई में EAC प्रीवियस ईयर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लोड ऑन बोल्टेड कनेक्शन इज नॉट एसेंट्रिक फॉर। तो बोल्टेड कनेक्शन के लिए लोड एसेंट्रिक नहीं है, कौन सी टाइप की बोल्ट के लिए ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट में एसेंट्रिसिटी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, चलिए, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट मटेरियल के लिए आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.25, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वेल्डिंग के लिए भी आपको याद रखना है, फील्ड के लिए, शॉप के लिए, सारी की सारी चीज जो है, यील्डिंग के लिए कितना होता है, बकलिंग के लिए कितना होता है, ये जो टेबल है ये हमने डिस्कस की थी हमारे जो पहली क्लास था उसमें, हमारे जो डेमो क्लास था उसमें हमने डिस्कस की थी। तो आप वहां से अगर आपने डेमो क्लास अटेंड की हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप देख सकते हैं, लेकिन ये टेबल जरूर याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, when the load line coincides with CG of bolted group then the bolts are subjected to। अगर जो लोड लाइन है वो bolted group की CG से coincide करता है तो बोल्ट्स में कौन कौन सा फोर्स काम में आता है ये आपसे पूछा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ शेयर आपका काम में आता है। ठीक है, चलिए,
When the distance between centers of two adjacent bolts connecting the members are subjected to either compression or tension exceeds the maximum pitch, अगर आपका जो distance है वो maximum pitch से ज़्यादा होगा तो additional bolts which are not subjected to calculated stress, तो जो आपका additional bolts दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है tacking bolts, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द butt weld are effective in resisting, तो देखिए वेल्डिंग के बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट वेल्ड जो है ये कौन सा चीज को, कौन सा फोर्स को रेजिस्ट करता है, तो ये आपका एक्सियल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस, फुल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट इज एंश्योर्ड, मैक्सिमम साइज फॉर स्क्वायर एज, तो स्क्वायर एज के लिए आपका मैक्सिमम साइज कितना है, 1.5 mm लेस थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है, ये याद रखिए स्क्वायर एज के लिए। और दूसरा इसके साथ रिलेटेड है, वो भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है। चलिए, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फिलेट वेल्ड, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर्स जो कि आपका जो म्यूनिसिपैलिटी एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या है, प्रीवियस ईयर जेई में भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये जो डिपेंड करता है आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस में, ठीक है, केडी जो है इसमें डिपेंड करता है, के है आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस, ठीक है। Next question, when length of side fillet weld is 300 times the effective throat thickness, then design shear capacity of fillet weld, तो आपका shear capacity कितना हो जाएगा, ये आपका 20% तक डिक्रीज किया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा केस में ये जो डिजाइन shear capacity है ये 40% तक का डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। चलिए, in eccentric bolted connection, if the plane of bolt group is perpendicular to the load or moment, then the bolts are subjected to, तो bolts किस फोर्स पे सब्जेक्टेड होता है, ये आपका shear force और bending moment दोनों पे दोनों काम करता है। अब आपको आंसर देना है कि अगर प्लेन ऑफ बोल्ट ग्रुप कोइंसाइड, मतलब वो सेम लाइन पे रहता है या फिर पैरेलल रहता है लोड और मोमेंट की, तो आप उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, ठीक है। इसमें तो आपका परपेंडिकुलर है, अगर आपका परपेंडिकुलर ना होता तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा का है क्योंकि ये सी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, टाई, तो टाई क्या है बताइए, कंप्रेशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है, ये तो आपका एसएससी जेईई 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो टाई आपका है टेंशन मेंबर, सारी के सारी जो भी टेंशन मेंबर्स है, कंप्रेशन मेंबर्स है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि स्ट्राट, कॉलम, ये सब आपका कंप्रेशन मेंबर है, टाई है आपका टेंशन मेंबर, ठीक है। चलिए, लाग एंगल्स इज यूज्ड एट ए जॉइंट, तो लाग एंगल्स क्यों यूज किया जाता है, टू रिड्यूस लेंथ ऑफ जॉइंट, और दूसरा जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी आपका लाग एंगल्स यूज किया जाता है, ठीक है, दोनों ही लाग एंगल्स का काम है, ठीक है। चलिए, टेंशन मेंबर और टेंशन स्प्लाइस, तो टेंशन मेंबर या फिर टेंशन स्प्लाइस को कौन से फोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है, तो ये आपका फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स के लिए डेफिनेटली डिजाइन किया जाता है क्योंकि ये टेंशन मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट्स आर प्लेस्ड ऑन स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर, तो लिमिट्स क्यों प्लेस किया जाता है, ताकि लैटरल वाइब्रेशन ऑफ द मेंबर को चेक किया जा सकता है। सिमिलरली जो कंप्रेशन मेंबर है उसके लिए लिमिट्स क्यों प्लेस किया जाता है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, टू चेक द लैटरल वाइब्रेशन ऑफ द मेंबर। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, तो ऐसे वीडियोस मैं और भी लाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक, तो देखिए टाई है मतलब आपका क्या है, टेंशन मेंबर है, तो इसमें आपका जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होगा वो विंड और अर्थक्वेक की वजह से, उसके लिए आपका जो है क्या होगा आपका स्लैंडरनेस रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 350, ठीक है। तो पूरी टेबल आप याद रखिए, टाई, कंप्रेशन मेंबर, जो भी टेंशन मेंबर है जिसमें सिर्फ डेड लोड लाइव लोड रहेगा, या फिर आपका जो बीम है उसके लिए क्या रहेगा स्लैंडरनेस रेशियो, सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, the strength of fasteners connecting lag angles to main member shall be at least something percentage more than force carried by the outstanding leg, तो कितना परसेंट आपका लैग एंगल्स का फास्टनर्स का स्ट्रेंथ रहना चाहिए, ये आपका 40%, ठीक है। तो पिछले ही कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस में ही मैंने पूछी थी ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। चलिए, when a column is effectively held in position and restrained against rotation at one end and at other end it is effectively held in position but not restrained against rotation, then the effective length, तो देखिए एक एंड में क्या है आपका पोजीशन इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है
और रोटेशन पे भी रेस्ट्रेंट है, और दूसरे एंड में आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है लेकिन रोटेशन के अगेंस्ट रेस्ट्रेंट नहीं है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा आपका 0.8 L। ठीक है, पूरा चार्ट दिया हुआ है कि एंड कंडीशंस के लिए क्या क्या है, IS 800 में क्लियरली दिया गया है, उसको जरूर 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 याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर SSC JEE में नहीं भी आता है तो बाकी जो एग्जाम्स है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेक्शन प्रेफर्ड फॉर कॉलम, तो कॉलम में कैसे सेक्शन प्रेफर किया जाता है, ISHP सेक्शंस कॉलम में प्रेफर किया जाता है। ठीक है, चलिए द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टैक बोल्ट्स फॉर ए कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो देखिए कंप्रेशन मेंबर के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग मैंने ये पूछी थी ना कुछ क्वेश्चंस पहले, जबकि टैकिंग की बात कर रही थी मैं बोल्ट्स की। कंप्रेशन में आपका पेज कितना होता है, आपका टेंशन में पेज क्या होता है। ठीक है, और ये जो टैक बोल्ट्स है इसके लिए कंप्रेशन मेंबर के लिए आपका मैक्सिमम स्पेसिंग पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका 600 mm। अगर टेंशन मेंबर रहता तो वो हो जाता आपका 1000 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स रिक्वायर्ड इन बिल्टअप कॉलम। तो बिल्टअप कॉलम में कितना बैटन्स रिक्वायर्ड होता है वो आपका हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम विंड और अर्थक्वेक एक्शन। ठीक है, तो पिछले कुछ क्वेश्चन से पहले ही क्वेश्चन में हमने टाई की बात की थी, जैसे कि आपका जो है टेंशन मेंबर उसके लिए विंड और अर्थक्वेक एक्शन के लिए आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है 350, और अगर आपका कंप्रेशन मेंबर रहेगा तो उसके लिए आपका हो जाएगा 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग कॉलम्स। तो लॉन्ग कॉलम्स कैसे फेल करते हैं, इलास्टिक बकलिंग की वजह से फेल करते हैं। अगर आपका शॉर्ट कॉलम्स पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है क्रशिंग। ठीक है, शॉर्ट कॉलम्स फेल्स बाय क्रशिंग एंड लॉन्ग कॉलम्स फेल्स बाय इलास्टिक बकलिंग। चलिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार्स विथ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसिंग बार्स के लिए आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से जो एंगल होता है वो आपका कितना होता है, 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम शुड बी इंक्रीज्ड बाय। अगर कॉलम बैटन्ड है तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ जो है ये आपका 10% से तक इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लेसिंग बार। तो लेसिंग बार के लिए आपका मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो बिल्ट अप स्टील कॉलम के लिए कितना है, ये आपका है 145। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिंग इज जनरली प्रेफर्ड इन केस ऑफ। तो लेसिंग किस केस में प्रेफर किया जाता है, एसेंट्रिक लोड्स के केस में। आप कमेंट करके बताइए कि बैटनिंग किस केस में प्रेफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। तो इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड के लिए इफेक्टिव लेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड और 40 mm विच एवर इज हायर। जो भी ज्यादा होगा उससे कम नहीं होना चाहिए, या तो 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड या फिर 40 mm। जो भी आपका ज्यादा हो जाएगा उससे कम आपका इफेक्टिव लेंथ इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड का होना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ वेल्ड यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू सर्फेसेस अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ राइट एंगल में है, अब आपको वेल्डिंग करना है तो आप कैसे, कौन सा वेल्ड आप यूज करेंगे, वो आपका हो जाएगा फिलेट वेल्ड। ठीक है, यही है फिलेट वेल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए, द इफेक्टिव एरिया ऑफ बट वेल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो इफेक्टिव एरिया बट वेल्ड के लिए क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बट वेल्ड, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है या फिर प्रोडक्ट है ये आपका बन जाएगा इफेक्टिव एरिया। ठीक है, थिकनेस इंटू लेंथ। चलिए, साइज ऑफ बट वेल्ड किस चीज से स्पेसिफाई किया जाता है, तो ये आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आपका बताता है कि बट वेल्ड का साइज कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम पिच ऑफ बोल्ट्स। तो बोल्ट्स के लिए मिनिमम पिच कितना है, ये आपका हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, सबको पता है मिनिमम पिच है आपका 2.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। Next question, the distance between the two consecutive bolts of adjacent rows measured at right angles to the direction of load। तो लोड के डायरेक्शन में आपका जो consecutive bolts है वो आपका adjacent rows के लिए राइट एंगल्स में मेजर किया जाएगा, तो उसको वो डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, गेज डिस्टेंस। अगर ये आपका पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड हो जाएगा तो ये है पिच डिस्टेंस। याद रखिए एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस को भी। आप पिक्चर को थोड़ा सा दिमाग में घुमाने की कोशिश कीजिए तो सारी की सारी चीज बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोल्ट ऑफ क्लास 4.6। अगर सोचिए कि एक बोल्ट है जो कि आपका जिसका क्लास 4.6 है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है हम लोगों को, तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, और उसका यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 6 इंटू 0.6 जो है 0.6 इंटू 400 मतलब 240 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप
समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ फिलेट इन अ रोल्ड स्टील आई सेक्शन। तो फिलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? आई सेक्शन में मिनिमाइजेस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्योंकि जो जंक्शन होता है ना वेव और फ्लिंज के, उसमें क्या होता है, स्ट्रेस जो है कंसंट्रेट कर जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने का काम जो है वो कौन करता है? वो आपका फिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट रोल्ड स्टील मेंबर टू विथस्टैंड ट्रांसवर्स लोड। तो देखिए सबसे अच्छा रोल्ड स्टील मेंबर जो ट्रांसवर्स लोड को विथस्टैंड कर सकता है वो आपका है आई सेक्शन, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस या फिर इस सेशन के पहले ही क्वेश्चन था कि आपका जो है बॉक्स टाइप सेक्शन किस चीज को आपका विथस्टैंड कर सकता है, या फिर किस चीज के लिए आपका सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा प्रेफर किया जाता है, ठीक है, टॉर्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसवर्स लोड के लिए आपका आई सेक्शन प्रेफर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस टी ऑफ अ सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो एक फ्लैट लेसिंग के लिए आपका सेक्शन जो है वो कितना हो जाएगा? 1/40 ऑफ द लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। तो ये आपका 1/40 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रॉस एरिया। ग्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो टेंशन मेंबर का नेट सेक्शनल एरिया है वो ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ द रिवेट होल्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ द रिवेट होल्स हो जाएगा, और इसका भी स्पेसिफिकेशन है। तो ये सबको पता है आई होप। अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताएंगे, हम पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। When two plates are placed end to end and are joined by two cover plates, then the joint is known as। तो देखिए दोनों प्लेट्स है और उसके साथ भी दोनों आपका कवर प्लेट्स लगाया हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका डबल कवर बट जॉइंट, जो कि आपका डबल कवर जो बार जॉइंट है उसमें कोई भी एसेंट्रिक लोड नहीं आता है, ठीक है। यही सबसे बड़ी बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है आपका जो बट जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट है,